1962 भारत चीन युद्ध, और इस युद्ध में भारत को लेकर के जो चीन के कुछ सपने थे, खास तौर पर भारत के उत्तर पूर्व को लेकर के, कुछ भारत का सैन्य प्रतिरोध, कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव, चीन वो सपने पूरे नहीं कर पाया। हमारे दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान, जो उस समय ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक हुआ करते थे, उसके भी कुछ गजवाई ख्वाब थे। उन ख्वाबों की नज़र चीन और पाकिस्तान की भारत के जिस भूभाग पर सबसे ज़्यादा टिकी हुई थी, वो उत्तर पूर्व को मुख्य भारत भूमि से जोड़ने वाला एक पतला सा गलियारा है, चिकन नेक कहा जाता है। अगर ये गलियारा कट जाए तो पूरे उत्तर पूर्व से भारत का संपर्क टूट जाता है। 1962 की असफलता, 1965 में भी पाकिस्तान ने प्रयत्न किया पर असफल रहा। इन्होंने हमारे दुश्मनों को कुछ नया सोचने पर मजबूर किया और देश के अंदर जो गद्दारों की जमात है, इन्होंने उस पर ध्यान, और दुश्मनों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। पहले से उनके पालतू जो यहाँ वामपंथी थे, उन्हीं में से कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक छात्र नेता उन्हें मोहरे के तौर पर मिल गया, जिसका नाम था चारू मजुमदार। इस चारू को एक बड़ा ही उग्रपंथी सहयोगी भी मिल गया, जिसका नाम था कृष्ण कुमार सान्याल। और इसी जोड़ी कानूदा एंड चारूदा, कामरेड चारूदा एंड कामरेड कानूदा, इसी जोड़ी ने अपने आकाओं चीन पाकिस्तान के इशारे पे भारत की जो एक कमजोरी थी ना, चिकन नेक, इसे उनके लिए खोलने या फतेह करने का बीड़ा उठाया। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भसड़ पर। यही जो चारूदा एंड कानूदा थे, भारत में जो लेफ्टिस्ट हिंसा है, कम्युनिस्ट हिंसा है, आतंकवाद है, उसकी शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी और स्थान था वही चिकन नेक। उत्तर भारत को बाकी भारत से, उत्तर पूर्व का जो भारतीय हिस्सा है उसे बाकी भारत से जोड़ने वाली जो ये गलियारा है सिलीगुड़ी का, इस गलियारे पर स्थित है एक छोटा सा गांव जिसका नाम है नक्सलबाड़ी। चारू मजुमदार और कानू सान्याल इस नक्सलबाड़ी के आसपास का क्षेत्र जो आदिवासी बहुल था, वहाँ सक्रिय थे। कलकत्ता से वहाँ जाके ये लोग वहाँ सक्रिय हो गए और वहाँ के जो आदिवासी थे, इन्होंने भड़काना शुरू किया उन्हें, वहाँ के जो जोतदार थे उनके आगे। जोतदार, जिनके लिए हिंदी पट्टी में जमींदार शब्द प्रयुक्त किया जाता है, ऐसे किसान जिनके पास अच्छी खेती बाड़ी थी, उनके विरुद्ध इन आदिवासियों को भड़काना शुरू। ये आदिवासी जिनकी रोजी रोटी इन्हीं जमींदारों से चलती थी, सामान्यतः ये खेतिहर मजदूर के तौर पर भी काम करते थे, अपने जो जंगल के उत्पाद हैं वो भी इनके जरिए बेचते थे, व्यापारिक और अन्य तरह के लेन देन में इनके साथ जुड़े हुए थे। इनके विरुद्ध चारू और कानू सान्याल ने वहाँ पे एक माहौल बनाया। एक बड़ा सिंपल सी चीज़ होती है, जो फुटपाथ पर बैठा है उसे सड़क से गुजरने वाला हर गाड़ी वाला चोर ही दिखता है। उसे यही लगता है कि मैं अगर फुटपाथ पर रह के नहीं कमा सकता इतना कि मैं एक कार में घूमूं या एक बड़े से बंगले में रहूं, तो डेफिनेटली जो वहाँ रह रहे हैं उन्होंने ये काम चोरी करके ही किया होगा, क्योंकि ऐसे तो ये संभव ही नहीं है। होता तो मैं फुटपाथ पर थोड़ी होता। एक सामान्य माइंडसेट है और इसी माइंडसेट का फ़ायदा कम्युनिस्ट उठाते हैं, और वही वहाँ पे कानू सान्याल और चारू मजुमदार कर रहे थे। धीरे धीरे इन्होंने आदिवासी युवाओं का एक आर्म ग्रुप तैयार कर लिया, हथियारबंद दस्ता तैयार कर लिया, और यहाँ से शुरू हुई एक कहानी। जो जोतदार हैं उनकी ज़मीनों पे जबरिया कब्जा जमाने तमाम घटनाएं हुई, जिसमें ये लोग फसल चुरा के भाग जाते थे या फसल लूट के भाग जाते थे, उनके जानवर चुराते थे, और भी इस तरह की घटनाएं लगातार इस क्षेत्र में होने लगी। और इस सब के पीछे ये दो व्यक्ति थे। अब इनमें जो बहुसंख्य जोतदार थे वो ब्राह्मण और कायस्थ समाज से थे, और यहाँ पे क्योंकि ये ब्राह्मण और कायस्थ समाज से थे जोतदार, तो यहाँ पे एक जातीय कॉन्फ्लिक्ट लाने में भी इन वामपंथियों को सफलता रही। वहाँ पे धीरे धीरे 1967 आ गया, और 1967 की एक घटना ने लड़ाई को वास्तविक स्वरूप में जमीन पर ला दिया। नक्सलबाड़ी के एक जोतदार के यहाँ काम करने वाला बिगुल किशन
नाम का एक आदिवासी था। उसने चोरी का प्रयत्न किया, तो फसल थी उसमें से, यहाँ से विवाद शुरू हुआ। तो ये जो बिगुल किशन था, ये अपने और कुछ साथियों को लेकर जबरिया फसल को लूटने और ज़मीन पर कब्जा करने पहुंच गया। जोतदारों द्वारा एकत्र होकर इसका विरोध किया गया और उस विरोध में बिगुल किशन की पिटाई हो गई। इस घटना को बड़ा बढ़ा चढ़ा के प्रचारित किया चारू मजुमदार ने। चारू मजुमदार ने नक्सलवाड़ी के जोतदारों को फरमान सुनाया कि वो अपनी ज़मीनें और अपनी बेटियां वहीं छोड़ के वहाँ से निकल जाएं। जर जोरू ज़मीन हमारी, जान तुम्हारी, नारा ये था। जब नौबत ये थी तो थोड़ा सा मामला हिंसक तो होना ही था, प्रतिरोध होना था इसका, हुआ भी। बिगुल किशन का ही एक और साथी था जो चारू सान्याल से बड़ा करीबी से जुड़ा हुआ था, जिसका नाम था जंगल संथाल। इस जंगल संथाल को आप पहला नक्सलवादी भी कह सकते। तो जंगल संथाल बिगुल किशन के समर्थन में हथियारबंद एक बड़ी सी फौज के साथ नक्सलवादी के जोतदारों को यहाँ पहुंचा और घेर लिया। आदेश वही था, जर जरूर जमीन हमारी, जान तुम्हारी। और दुर्भाग्यवश वो ये करने में सफल रहे। नक्सलवादी के जोतदारों को वहाँ से खदेड़ दिया गया और जो इनकी डिमांड थी वो इन्होंने कब्जा कर लिया। और इस घटना से ये जो लाल झंडे वाले राक्षस थे, इनके मुंह खून लग गया। 23 मई 1967 ये जो जंगल संथाल वाला गैंग था, जिसे पीछे से चारू मजुमदार और कानू सान्याल चला रहे थे, ये गैंग नक्सलवाड़ी के बगल के गांव में धावा करता है। अगेन कंडीशन वही थी, जरजोरी ज़मीन छोड़िए और यहाँ से जान बचा के जाइए। ऐसे में पुलिस से संपर्क किया जाता है। नक्सलवाड़ी की घटना हो चुकी थी ऑलरेडी, तो जो पड़ोस के गांव वाले हैं वो पुलिस से संपर्क करते हैं। झारग्राम के तत्कालिक थाना प्रभारी थे इंस्पेक्टर सोनम वांगड़ी। तो इंस्पेक्टर सोनम वांगड़ी अपनी फोर्स लेकर के, जो उनके 7-8 लोग साथ में थे, उन्हें लेकर के गांव पहुंचते हैं। सोनम वांगड़ी जब वहां पहुंचते हैं और ग्राउंड लेवल पे जो स्थिति है उससे वाकिफ होते हैं, तो ये जो कम्युनिस्ट गैंग था, ये आदिवासी औरतों और बच्चों को आगे कर देता है, खुद उनकी आड़ में हो जाता है। ये औरतें लगातार पुलिस पर पथराव कर रही थीं और धनुष बाण से पुलिस वालों पे लगातार हमले कर रही थीं, और इनके पीछे इनके ये हथियारबंद नक्सलवादी साथी। इस घटनाक्रम में जो इंस्पेक्टर सोनम वांगड़ी थे, वो जंगल संथाल और उसके साथियों के हाथ लग गए। बाकी पुलिस वाले वहाँ से जान बचा के निकल पाए, लेकिन इंस्पेक्टर सोनम वांगड़ी उनके हाथ लग गए। और सोनम वांगड़ी को उसके बाद बड़ा ही ब्रूटल तरीके से इन लोगों ने मौत के घाट उतारा। ये नक्सलवादियों द्वारा देश में की गई पहली प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी की हत्या थी। इस घटना के बाद 23 मई की ये घटना है, और इसके बाद 25 मई को सोनम वांगड़ी का शव उन्होंने नहीं उठाने दिया था वहाँ से, तो उस शव को लेने और साथ ही अभियुक्तों को, जिनमें चारू मजुमदार का भी नाम था, जंगल संथाल का भी, और इन्हें पकड़ने के लिए एक बड़ी फोर्स उन गांव में पहुंचती है। पुनः वही रणनीति अपनाते हैं, औरतों और बच्चों को आगे करके और पुलिस फोर्स को घेरने की। स्थिति जब अनियंत्रित होती है और पुलिस वाले कई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, दूसरे पक्ष से फायरिंग हो रही होती है, तब आत्मरक्षार्थ वहाँ पे पुलिस गोली चलाती है। अब क्योंकि इन्होंने औरतों और बच्चों की आड़ ले रखी थी नक्सलियों ने, तो उस गोलीबारी में 11 लोग मारे जाते हैं, जिनमें एक बच्चा और 10 औरतें। ये जो महिलाओं का दस्ता था, जो पुरुष आतंकवादियों या पुरुष जो ये लुटेरे थे, गैंग था, इसके आगे चलता था। इसका नेतृत्व करने वाली महिला का नाम था शांति मुंडा, और ये शांति मुंडा चारू मजुमदार की रखेल हुआ करती। काफ़ी कम उम्र युवती थी, और चारू मजुमदार भी बड़ा भयावह सी शकल का आदमी था, जिससे शायद प्रेम तो कोई जानवर भी ना करे। और उससे ये शांति मुंडा कैसे प्रेम करती थी ये तो भगवान जाने, लेकिन शांति मुंडा को उसकी रखेल या प्रेमिका के तौर पर जाना जाता। खैर, इस घटना के बाद माहौल बिगड़ गया, क्योंकि मारने वाली औरतें थीं, तो उस समय की जो सरकार थी वो बैकफुट पे आ गई। और सरकार के यहाँ बैकफुट पे आने से चारू मजुमदार, कानू सान्याल, जंगल संथाल, ये जो टीम थी, इसे इस इलाके में खुली छूट मिल गई। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर गांव में वही हुआ, जर जोरू जमीन हमारी, जान तुम्हारी। उस समय बंगाल का मुख्यमंत्री था अजय कुमार मुखर्जी। अब ये अजय कुमार मुखर्जी कैसे सीएम बना,
और इसका इस पूरे घटनाक्रम से क्या वास्ता है और ये सारा घटनाक्रम वर्तमान में दिल्ली की राजनीति से कैसे कनेक्ट करता है, ये समझना बड़ा जरूरी है। दरअसल मार्च में विधानसभा के चुनाव हुए, वहाँ कांग्रेस सरकार थी और प्रफुल्ल चंद्र सेन बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करते और बाकी देश की ही तरह बंगाल में भी उस समय तक कांग्रेसियों का वर्चस्व था और लेफ्ट विपक्ष में हुआ करता। तो जो लोकतंत्र में बाद में एक रीत बना, वो तरीका सबसे पहले यहाँ आजमाया गया। इस घटना और इससे पूर्व में जो घटनाक्रम रहा, जिसमें अनाज की कमी के चलते जो प्रफुल्ल कुमार सेन जी के कुछ आदेश थे, उनको लेकर वो थोड़े अलोकप्रिय थे, खासतौर पर जमींदार वर्ग में। तो ये जोतदार वर्ग या जमींदार वर्ग था, उसने पहली बार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी अपने लालच में। कांग्रेस से एक टुकड़ा अलग हुआ था अजय कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में, और इस अजय कुमार मुखर्जी ने बनाई पार्टी बंगाल कांग्रेस। चुनाव में आंशिक सफलता मिली बंगाल कांग्रेस को और प्रफुल्ल सेन जी को थोड़ी हार का सामना करना, और इस स्थिति में बहुत थोड़ी सीटों से कांग्रेस बहुमत से चूक गई। जो विपक्ष के करीब 13 दलों ने मिलकर सरकार का गठन किया। उस सरकार का सबसे बड़ा हिस्सा थे कम्युनिस्ट और नेतृत्व कर रहा था उनका यूथ लीडर ज्योति बसु और बाकी फॉरवर्ड ब्लॉक और तमाम छोटी छोटी पार्टियां, इन सब ने मिलकर वहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट नाम से संगठन बनाया और एक सरकार बनाई जिसका मुखिया बंगाल कांग्रेस से टूट के जो एक टुकड़ा अलग हुआ था, उसके मुखिया अजय कुमार मुखर्जी को उन्होंने सीएम बनाया। खैर, अजय कुमार क्योंकि इनकी मेहरबानी पे सीएम थे, तो कहीं ना कहीं जो सिलीगुड़ी में हो रहा था, जो नक्सलवाड़ी और उसके आसपास के गांव में जोतदारों के साथ हो रहा था, उसको लेकर के अजय मुखर्जी ने अपने हाथ बांध लिए। उन्हें अपनी गद्दी प्यारी थी आवाम की जगह या देश की जगह, तो अजय मुखर्जी के हाथ बांध लिए और लगभग खुली छूट इन आतंकवादियों को मिल गई, लुटेरों को मिल गई उस पूरे इलाके में तांडव मचाने की। ज्योति बसु डिप्टी सीएम जरूर था, लेकिन ये सच है कि उस सरकार की जो मूल ताकत थी वो ज्योति बसु के हाथ। और ज्योति बसु जानता था कि ये जो लाल झंडे वाले आतंकी हैं, इनका उसे भविष्य में क्या फ़ायदा मिल सकता है। लगातार चीन से फंडिंग हो रही थी, लगातार बांग्लादेश के रास्ते इन्हें हथियार मिल रहे थे। तब वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश बाद में बना। तो ईस्ट पाकिस्तान के रास्ते हथियार आ रहे थे, चीन से पैसा आ रहा था, और ज्योति बसु के ये पालतू गुंडे उत्तरी बंगाल को तहस नहस कर रहे थे। 28 जून 1967 चारू मजुमदार ने इस इलाके में एक बड़ी सभा की, लाखों की भीड़ थी, और यहाँ नारा दिया गया पूर्ण विप्लव का, संपूर्ण विप्लव, संपूर्ण क्रांति। सरेआम इस सभा में ज्योति बसु ने आह्वान किया जोतदारों को मार डालने का, जोतदारों को खदेड़ देने का, उनकी बहू बेटियां, उनकी ज़मीनें, उनका पैसा छीन लेने का, और इसे नाम दिया गया क्रांति। ये सब चल रहा था, पुलिस सरकार के आदेश पर मूक दर्शक बन के देख रही थी। जंगल संथाल, कानू सान्याल, चारू मजुमदार के जो गुंडे थे वो थाने चला रहे थे, पुलिस के हथियार लूट रहे थे, और ये सब सरकार होने दे रही। 28 जून की इस घोषणा के बाद उसी दिन, जो चीन कनेक्शन पे मैं बात कर रहा हूँ, उसके रेडियो बीजिंग, उस समय पीकिंग कहा जाता था, रेडियो पीकिंग ने बाकायदा घोषणा की कि भारत के उत्तर पूर्वी इलाके को जोड़ने वाला चिकन नेक अब हमारे लोगों के कब्जे में। रेडियो बीजिंग से बाकायदा ये कहा गया कि ये हमारे लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है, अब भारत की गर्दन हमारे हाथ है। और ये सच भी था। जब इतना कुछ हो रहा था तो दुर्भाग्य से हमारी केंद्र सरकार भी सो रही थी, और हमारी सोती हुई केंद्र सरकार, जिसकी मुखिया तब तक आयरन लेडी शायद बन चुकी थी, और आयरन लेडी को याद आया कि बंगाल में एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकाना दुश्मन के पैरों तले है, या दुश्मन के पालतुओं के पैरों तले है। और जब 1 महीने तक ये कत्लो गारत तांडव, ये लूट चलती रही, औरतों की इज्जतें उतारी जाती रहीं, दूसरों की बहू बेटियां खींची जाती रहीं, उस वक्त तक केंद्र की सरकार सो रही थी। महीने भर बाद केंद्र की सरकार जागी। 19 जुलाई 1967 को बंगाल में केंद्रीय बलों को भेज दी। जब केंद्रीय बल यहाँ पहुँचे और उन्होंने स्थिति पर काबू पाना शुरू किया,
कई जगह दुर्दांत गुंडों से सीआरपीएफ और जो केंद्रीय बल थे वहाँ पे उस समय उनसे मुठभेड़ें हुई। तमाम जमींदार परिवारों की बचाया गया केंद्रीय बलों द्वारा, वहाँ से सुरक्षित निकाला गया। और उसके बाद अभियान में पहली बार एक गिरफ्तारी हुई जो नाम था जंगल संथाल का। जंगल संथाल को केंद्रीय बलों ने गिरफ्तार किया। जंगल संथाल की गिरफ्तारी और कई साथियों के मरने के बाद ये चारू मजुमदार, कानू सान्याल, चारू की रखेल, शांति मुंडा, ये सारी के सारे जंगल में भाग गए और वहीं से अपने ऑपरेशन चलाने लगे। कार्रवाई का दबाव और खुद तक आंच ना आने देने के चलते इसमें यह हुआ कि जो ज्योति बसु था उसने अपने आप को इस गुंडा टीम से अलग दिखाने लगा और इन लोगों को पार्टी से निकालने का एक ड्रामा कर दिया गया। असल में ये टीम जो नक्सलबाड़ी से शुरुआत हुई थी तो बाद में नक्सलवादी कहे गए, इस टीम का कभी भी जो मुख्य धारा की कम्युनिस्ट पार्टी थी उससे अलगाव नहीं हुआ था। ये इन्हीं के सारे पे काम। यहाँ से बंगाल राजनीतिक अस्थिरता के दौर में चला गया। कम्युनिस्टों ने हाथ खींचा, अजय कुमार मुखर्जी की सरकार गिर गई, फिर कांग्रेस की सरकार बनी, वो गिर गई, उसके बाद फिर अजय कुमार मुखर्जी बने, तो ये चलता रहा। उसके बाद कांग्रेस ने गद्दी पे वहाँ बैठा दिया सिद्धार्थ शंकर राय को। सिद्धार्थ शंकर राय बड़े अंग्रेजीदा पोसीदा किस्म के व्यक्ति थे, ज़मीन से उनका कोई जुड़ाव नहीं था दूर दूर तक। तो नतीजा उसका ये रहा कि उनकी जो राजनीति थी, उनका जो हरकतें थीं, उसके चलते वो और ज़्यादा लोकप्रिय होते रहे। ये घटनाएं लगातार चल रही थी और कहीं से भी जो जमींदार तबका था उसे ये उम्मीद नहीं दिख रही थी कि ये लोग उन्हें बचा पाएंगे। जो काम धंधे वाले लोग थे, सरेआम शहरों और गाँव में ये गुंडे थी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की कि अगर आपको यहाँ रहना है तो हमें पे करना पड़े। और अंततः कहीं ना कहीं ये जो जोतदार वर्ग था उसने ज्योति बसु के नेतृत्व वाले कम्युनिस्टों से एक समझौता कर ही लिया, या ये कहूँ कि इन्होंने उनके आगे घुटने टेक दिए। समझौता यही था, सत्ता तुम्हारी, तुम्हें महीने का जो एक शेयर है वो मिलेगा, लेकिन हमारे काम धंधे, हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ, हमारी ज़मीनें सुरक्षित रहें। ये बंगाल भद्रलोक का कम्युनिस्ट से रिश्तों की शुरुआत थी और उसके बाद जो सत्ता कम्युनिस्टों के हाथ आई और ये समझौता लागू हुआ वो 2011 यानी कि 21वीं सदी तक कायम रहा। बंगाली भद्रलोक का निर्बाध समर्थन इन्हें मिलता रहा। जो आदिवासी चारू मजुमदार और कानू सान्याल की बातों में हथियार उठाए खड़े थे वो या तो पुलिस की गोलियों से मरे या बाद में घुसपैठिए मुस्लिम गुंडे जो कम्युनिस्टों ने इस तरफ पाल लिए थे उनके हाथों इनका बुरा हाल किया। कुल मिला के एक पैरेलल सरकार के बराबर में पैरेलल कम्युनिस्ट व्यवस्था बंगाल में बन गई और इसका शिकार सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को बनना पड़ा जिन्होंने सबसे पहले वो विप्लव क्रांति के नारे के तहत और छोटे मोटे लालचों जो लूट में से थोड़ा हिस्सा मिल जाता था। पॉलिसी सिंपल थी, लूटिए, उस लूट का एक छोटा सा टुकड़ा बांट दीजिए, बड़े हिस्से से खुद ऐश की, ये इनका तरीका था। तो जिन लोगों को ये छोटा हिस्सा मिल गया था ना शुरुआत में मुफ्तखोरी वाला, उनका सबसे बुरा हाल हुआ इस कम्युनिस्ट सर। जोतदारों को जो शुरुआती झटके लगने थे लग गए, जो शुरुआती नुकसान उनका हुआ हो गया, लेकिन समझौते के बाद उन्होंने तो हफ्ता देना कबूल कर लिया, एक तरीके से शेयर देना कम्युनिस्टों को कबूल कर लिया। बाद में जो मुस्लिम गुंडे कम्युनिस्टों ने पाले उन्होंने इनके साथ और भी बदतर सुलझ, और आज भी अगर सबसे बदतरीन हालत बंगाल में किसी की है तो इसी वर्ग की है। इसने सबसे पहले क्रांति का झंडा लाल इसमें आके उठाया था। कानू सान्याल, आपका चारू मजुमदार, इन सब का क्या हुआ आगे? बंगाल से ये आग बाकी भारत में कैसे फैली और बाकी भारत में जब आग पर नियंत्रण लगभग पा लिया गया था सरकारों द्वारा, तब ऐसा फिर देश की आवाम ने क्या गलत कर दिया कि इन देश के दुश्मनों को एक बार फिर से एनर्जी मिल गई, एक बार फिर से ऊर्जा मिल गई इस देश के खिलाफ जाने की। माई बाप आका आज भी वही है, चीन। पैसा वहीं से आता है, समर्थन वहीं से आता है और इनकी वफादारी भी वहीं के लिए है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। आगे हम बात करेंगे अर्बन नक्सल और जो कम्युनिस्ट थिंक टैंक फैला हुआ है देश भर में, इस कहानी के अगले भाग में। तब तक राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।